जी, आप देखेंगे कि जब भी चंद्रमा की राहु के साथ में युति आपको देखने को मिलेगी, मैं एक अच्छा योग आपको बता रहा हूँ, तो व्यक्ति आपको अंतर जातीय विवाह की ओर आकर्षित होता हुआ देखने को मिलेगा, या फिर आप देखेंगे कि दोनों में जो एज जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। एक बहुत छोटा उम्र का लड़का एक बड़ी उम्र की महिला के साथ रहते हुए आपको मिल जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और ये सारी चीज़ें कुंडली में ग्रहों के अनुसार ही निर्धारित होती है। तो कुंडली में ग्रहों का विवाह की ओर या प्रेम की ओर आकर्षण एक बेहद इम्पोर्टेंट रोल रखता है। जीवन में कई लोग प्रेम विवाह तो करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ही इसमें सफल हो पाते हैं। तो कुछ के प्रेम विवाहों में बाधाएं आ जाती हैं। जब कुंडली में प्रेम योग बनता है तो ऐसे लोगों को प्रेम मिलता है, वो प्रेम विवाह की ओर आकर्षित होते हैं और अपना प्रेम विवाह कर भी लेते हैं। लेकिन अगर प्रेम योग नहीं है तो व्यक्ति प्रेम की ओर आकर्षित तो होता है, लेकिन उसमें उसको सफलता देखने को नहीं मिलती है। तो बात करें कि ज्योतिष में प्रेम की ओर आकर्षित करने वाले ग्रह कौन कौन से हैं, तो जैसे मैंने बताया आपको, शुक्र है, चंद्रमा है, मंगल है। इनका अहम योगदान व्यक्ति को प्रेम विवाह की ओर आकर्षित करने के लिए होता है। जब जन्म कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी होती है तो प्रेम विवाह का योग बनता है और वो सफल भी हो जाता है। तो इन ग्रहों के विषय में बात कर लें एक बार, तो जो शुक्र ग्रह है, ज्योतिष में शुक्र ग्रह को स्त्री का कारक माना गया है, पत्नी का, भोग विलास और प्रेम संबंधों का कारक माना गया है। तो जब यह ग्रह पंचम भाव से या सप्तम भाव से या पंचमें या सप्तमें से युति करता है, व्यक्ति के प्रेम विवाह के योग बनते हैं। मैं बात बता दूं आपको, पंचम भाव व्यक्ति के जीवन में प्रेम का होता है और जो सप्तम भाव है व्यक्ति के जीवन में शादी का होता है। इसी प्रकार से चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा को पहली नज़र में आकर्षित करने वाला ग्रह माना जाता है। तो जिन व्यक्तियों का चंद्रमा चर राशि में होता है या फिर मंगल या शुक्र के साथ में होता है, तो ऐसे लोग बड़ी जल्दी दूसरों से आकर्षित होते हैं। बात करें मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह प्रेम विवाह में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मंगल के माध्यम से व्यक्ति प्रेम विवाह में रिस्क लेने के लिए वो तैयार होता है। बात करें राहु केतु की, तो राहु केतु परंपरा को तोड़कर आगे बढ़ने वाले ग्रह माने गए हैं। तो जब व्यक्ति की कुंडली में सप्तमेश या शुक्र या चंद्रमा राहु के साथ में पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति अदर कास्ट में जाकर भी विवाह करने को तैयार हो जाता है। बात करें गुरु ग्रह की, तो गुरु को एक सात्विक ग्रह माना जाता है। चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए चंद्र की स्थिति भी प्रेम विवाह में काफ़ी अनुकूलता प्रदान करती है। शुक्र आकर्षण देने वाला ग्रह है। यदि शुक्र जातक की कुंडली में प्रबल है तो निश्चित रूप से प्रेम विवाह की ओर व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, और यदि शुक्र कमजोर है तो सुखी वैवाहिक जीवन में भी उसको काफ़ी चुनौतियां देखने को मिल सकती है। वैवाहिक जीवन की शुभता को बनाए रखने के लिए यह कार्य शुभ समय पर करना चाहिए, ये भी एक मान्यता है। तो आपने जैसा कि बता ही दिया है कि ग्रह जिम्मेदार होते हैं, तो जब कुंडली देखी जाती है तो कुंडली के अंदर क्या वो योग साफ तौर पर नजर आते हैं जो कि लव मैरिज के पीछे का कारण बनते हैं? जी हाँ, कुंडली में जिस तरीके से ग्रहों की बात की जा रही है तो वैसे ही कुंडली में ग्रह योग भी होते हैं। उन योगों के माध्यम से ही कोई व्यक्ति किसी कार्य में सफल होता है। तो अपन देखेंगे कुंडली में कि जो मैंने बताया आपको, जैसे कि पंचम भाव और जो सप्तम भाव है वो व्यक्ति को प्रेम विवाह की ओर आकर्षित करते हैं। तो बहुत एक सामान्य से मैं आपको योग बताऊं, लग्न व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व है, पंचम भाव प्रेम है और सप्तम भाव वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। तो इन घरों के स्वामियों की जब आपस में कहीं युति देखने को मिलेगी तो व्यक्ति प्रेम विवाह की ओर आगे बढ़ेगा। ऐसे ही पंचम, सप्तम और नवम यानी कि भाग्य भाव के स्वामियों की आपस में युति होती है। युति मतलब एक साथ एक घर में बैठना या दृष्टि संबंध बनाना, आगे पीछे बैठना, आमने सामने बैठना, तो व्यक्ति प्रेम विवाह की ओर आकर्षित होता है। जब जन्म कुंडली में शुक्र और मंगल सप्तम भाव में आ जाते हैं, पंचम भाव में आ जाते हैं, लग्न में आ जाते हैं, तो व्यक्ति निश्चित रूप से प्रेम विवाह की ओर आकर्षित होता है। और सप्तम भाव में शुक्र और मंगल की युति तो विवाह के बाद में भी आगे भी प्रेम होने की संभावनाओं को बना देती है। इसी प्रकार से सप्तम जो स्थान है उसके स्वामी पर शुक्र, राहु या शनि की दृष्टि होने पर भी व्यक्ति प्रेम विवाह की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि जो सप्तम भाव है वो शादी का घर है। इसी प्रकार से राहु प्रथम भाव में हो और सातवें भाव में गुरु बैठा हो या गुरु की दृष्टि हो तो भी व्यक्ति प्रेम विवाह की ओर आकर्षित होता है। इसी प्रकार से पंचमेश के साथ उसी भाव में चंद्रमा या मंगल विद्यमान हो तो
जैसे मैंने कहा कि पंचम भाव प्रेम का है, उस पंचमेश के साथ में चंद्रमा बैठा हो, चंद्रमा मन का कारक है, प्रेम विभाग की ओर आकर्षित करता है, और मंगल ऊर्जा का कारक है, तो भी व्यक्ति प्रेम विभाग की ओर आकर्षित होता है। राहु या केतु की दृष्टि भी शुक्र और सप्तमेश पर हो तो व्यक्ति प्रेम विवाह की ओर आकर्षित होगा, क्योंकि शुक्र प्रेम का कारक है और राहु प्रेम विवाह की ओर आकर्षित करने वाला एक बड़ा ग्रह माना जाता है, तो इनकी युतियां भी प्रेम विवाह की ओर आकर्षित करती हैं। इसी प्रकार से कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की प्रबल युति का होना, एक स्थान पर शुक्र और चंद्रमा का होना, खासतौर से पंचम और सप्तम भाव में शुक्र चंद्रमा की युति होना, ये प्रेम विवाह का एक प्रबल योग मानी जाती है। पंचम भाव में शुक्र, बृहस्पति या गुरु का होना भी प्रेम विवाह की ओर आकर्षित करता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि पंचम भाव हमारे डिसीजन पावर का होता है। जब पंचम भाव में राहु ग्रह आता है और वो राहु ग्रह मंगल से या शुक्र से कोई युति बना रहा हो, तो व्यक्ति की बहुत संभावना है कि वो प्रेम की ओर आकर्षित होगा और उसमें कदम बढ़ाने का प्रयास करेगा। ठीक है, चलिए विवाह हो गया है लेकिन अब ये विवाह सफल कैसे होगा, मतलब सुखद वैवाहिक जीवन का के लिए कुंडली देखना कितना आवश्यक होता है, और इन योगों का मिलान बहुत ही जरूरी होता है। तो जिस तरीके से माता पिता की अनुमति से जो भी रिश्ते आते हैं उनमें वो मिलान है, तो वो मिलान यहाँ भी तो जरूरी हुआ ना। जी जी जी, देखिए बात करें कुंडली मिलान की, तो लोग जो कहते हैं गुण मिलान हमने कराया है, तो जो गुण मिलान है और जो कुंडली मिलान है वो आपस में बहुत गैप लेके चलते हैं। गुण मिलान एक सामान्य व्यवस्था है जो व्यक्ति के नक्षत्र और उसके चरण के आधार पर की जाती है, और जो संपूर्ण कुंडली मिलान है उसमें दोनों कुंडलियों के घर और ग्रहों को मिलाया जाता है। सफल और सुखद वैवाहिक जीवन हेतु अपेक्षित गुण मिलान के साथ ही दोनों व्यक्तियों की कुंडली और उनके घर के साथ ही ग्रहों को भी गहराई से देखने की बेहद आवश्यकता होती है। इसमें दोनों कुंडलियों में सप्तम भाव जो कि विवाह का घर है, पंचम भाव जो कि प्रेम और संतान का घर है, भाग्य भाव जो हमारे जीवन में भाग्य की स्पीड को दर्शाता है, दसम भाव जो कि करियर का है, एकादश भाव से आपके धन के आगमन को देखा जाता है, अष्टम भाव जो कि आयु का है, और छठा भाव रोग एवं ऋण को दर्शाता है। इत्यादि कई भावों और ग्रहों की स्थिति को देखना कुंडली मिलान के समय बेहद आवश्यक माना जाता है। वैवाहिक जीवन में कुंडली मिलान हेतु अन्य विषयों की बात करें तो हमें यह भी देखना चाहिए कि क्या वर वधू दोनों की कुंडलियों में सुख में वैवाहिक जीवन विद्यमान है कि नहीं है। अगर दोनों में किसी एक की कुंडली में तलाक, वैधव्य या किसी और रिश्ते से जुड़ने के योग अगर विद्यमान है, मांगलिक दोष है, पितृदोष है या काल पर सर्प दोष जैसे दोष विद्यमान है, तो आप देखेंगे कि उनके वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा गुण मिलान होने के बावजूद भी ये कुंडली मिलान उचित नहीं माना जाएगा। इसके पश्चात वर और वधू दोनों की कुंडलियों में आयु की स्थिति को भी देखना होता है। आर्थिक सुदृढ़ता कैसी रहेगी, धन के आगमन की स्पीड क्या रहेगी, क्या संतान को लेकर के कोई परेशानी तो नहीं है दोनों की कुंडली में, स्वास्थ्य को लेकर दोनों की कुंडलियाँ एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करती हैं, और आपसी सामंजस्य उन दोनों के अंदर क्या होगा। इसलिए कुंडलियों के मिलान में दोनों कुंडलियों का संपूर्ण निरीक्षण करना आवश्यक होता है। सिर्फ गुण मिलान के आधार पर कुंडलियों को मिला देना, ऐसी स्थिति में कई बार काफ़ी दुष्कर परिणाम भी देखने को मिलते हैं। कुंडली मिलान में यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल काफ़ी मजबूत स्थिति में है तो वह बहुत तीव्र उत्साह और सक्रिय आपको व्यक्ति मिलेगा। तो इसलिए मंगल दोष से युक्त जातक को मंगल दोष वाले ही व्यक्ति से शादी करने की सलाह दी जाती है। ठीक है, अभी आपने कहा कि मंगल दोष जो होता है वो बहुत ही इफेक्ट करता है, और जो जिस जातक को भी मंगल दोष है वो उसी दोष के व्यक्ति के साथ में शादी करे। लेकिन ये मंगल दोष होता क्या है और ये कैसे आपकी कुंडली को और आपके जीवन को प्रभावित करता है, वो भी बताएं। मंगल ऊर्जा का कारक ग्रह है, तो जो व्यक्ति मांगलिक होते हैं तो उनके अंदर ऊर्जा और उत्साह उनको तीव्र मात्रा में देखने को मिलता है। सामने वाला व्यक्ति जो मांगलिक नहीं है तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो उत्साह और जो तीव्रता है वो पहले व्यक्ति के अनुसार वो उतना नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि मांगलिक दोष वाले व्यक्ति का जो विवाह है मांगलिक दोष से युक्त व्यक्ति से ही करना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि मांगलिक दोष बनता कैसे है। तो जब व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह 1, 4, 8 और 12वें भाव में होता है तो इसे मांगलिक दोष वाली कुंडली कहा जाता है।
ऐसी स्थिति में सामने वाले की कुंडली में भी इन्हीं घरों में से अगर किसी एक घर में मंगल विद्यमान है तो वो सामने वाला व्यक्ति भी मांगलिक माना जाएगा। कुछ परिस्थितियों में स्वयं जातक मांगलिक नहीं होता, लेकिन क्रूर ग्रहों के माध्यम से सामने वाले के मंगल दोष को वो काट देता है। मांगलिक दोष को मिलाए बगैर वैवाहिक जीवन में काफ़ी परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि मंगल के प्रभाव से व्यक्ति के अंदर काफ़ी उत्साह देखा जाता है। इसमें वैवाहिक जीवन में आपको परेशानी देखने को रहेगी। इस मांगलिक दोष के कारण व्यक्ति के विवाह में या तो थोड़ी सी देरी देखने को मिलती है, या फिर विवाह के बाद में जो आपसी सामंजस्य है वहाँ आपको टकराव देखने को मिल सकता है। विवाह के बाद भी प्रबल मांगलिक दोष के कारण कुछ वैवाहिक का कई बार व्यक्ति को जीवन में सामना करना पड़ जाता है। किसी भी पुरुष या स्त्री के प्रथम भाव में अगर मंगल दोष है, यानी कि व्यक्ति मांगलिक है लग्न से, तो मंगल पूर्ण दृष्टि से चौथे और सप्तम भाव को देखता है। यह वैवाहिक सुख में कमी कर सकता है। चतुर्थ भाव से मांगलिक दोष होने पर व्यक्ति के वैवाहिक सुख में आपको काफ़ी कमी देखने को मिल सकती है, साथ ही पारिवारिक सुख में भी उसको कमी रहेगी। सप्तम भाव यानी कि शादी वाले घर से मांगलिक दोष होने पर वैवाहिक जीवन में काफ़ी तनाव और टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है। अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल प्रबल मांगलिक दोष देता है और वैवाहिक जीवन में काफ़ी वो तनाव पैदा करने की स्थिति में व्यक्ति को ले आता है। अष्टम भाव से जो कन्याएं मांगलिक हैं उनको वैवाहिक जीवन में अक्सर परेशानियां देखने को मिल जाती हैं। द्वादश भाव में बैठा मंगल भी शादी वाले घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है और ऐसी स्थिति में मंगल दोष का सही तरीके से मिलान करके ही और मंत्रों के माध्यम से, कुछ उपायों के माध्यम से मांगलिक व्यक्ति से ही व्यक्ति की शादी करनी चाहिए। ठीक है, ये आपने समस्या बता दी और समस्या का समाधान भी हम जानना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल हम रुक रहे हैं और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे प्रेम विवाह में ग्रह कितने जिम्मेदार होते हैं और उन्हीं के साथ साथ में यहाँ पर मंगल ग्रह की भी बात हो रही थी कि मांगलिक दोष क्या होता है। अब दोष तो योगेश जी ने हमें बता ही दिया था ब्रेक से पहले, लेकिन अब उन दोषों से मुक्ति कैसे पाए जाए, क्या कुछ ऐसे उपाय किए जाएं जिससे जो वैवाहिक जीवन है वो सुखद हो और जिनके विवाह में बाधा उत्पन्न आ रही है उनके विवाह हो सके। जी देखिए, मांगलिक दोष से जो युक्त जातक हैं, सबसे पहले तो उनको मांगलिक दोष वाले व्यक्ति से ही विवाह करना चाहिए। ये तो पहली एक शर्त है। फिर दूसरा, हम मांगलिक दोष से युक्त जो लोग हैं उनके विवाह में अगर कोई परेशानी आ रही है या जो वैवाहिक सामंजस्य में कोई परेशानी आ रही है तो उसके उपायों की बात कर लेते हैं। उपायों की बात करें तो सबसे पहले उस व्यक्ति को मंगल ग्रह का एक हस्त निर्मित और जो मूंगा जो रत्न लगे होते हैं ऐसे वैदिक यंत्र स्थापित करके उसके सामने मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे मांगलिक दोष में आपको काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। कन्याओं के लिए स्पेशली ये बताया जाता है। मांगलिक दोष वाले लड़के मंगलवार को हनुमान जी की आराधना करें और हनुमान जी को वो सिंदूर चढ़ाएं। ऐसे जातकों को अपने बेडरूम की दक्षिण की दीवार को हल्के लाल या फिर गुलाबी रंग से पेंट कराना चाहिए। पेंट नहीं हो पा रहा तो कोई वॉलपेपर लगा सकते हैं, उससे भी काम चल जाएगा। मांगलिक दोष वाले जातक और जातिका किसी सुरक्षित स्थान पर एक नीम का पेड़ लगाएं और उसके बड़े होने तक उसकी देखभाल करें। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि मांगलिक दोष से युक्त जो जातक हैं उनको मंगल दोष के दुष्परिणामों में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। ऐसे जातकों को स्वयं स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई परेशानी नहीं है तो उनको स्वयं गुड़ खाना चाहिए और मंगलवार एवं शनिवार को जरूरतमंद लोगों को गुड़ का दान भी करना चाहिए। मांगलिक दोष वाले व्यक्तियों को पक्षियों को दाने की व्यवस्था करनी चाहिए। बंदरों को गुड़ खिलाएं, चने खिलाएं। स्वर्ण का कोई अगर हो सके तो कोई एक आभूषण भी धारण कर लें। ऐसे लोगों को समय समय पर शहद का भी प्रयोग करते रहना चाहिए। मंगल दोष से युक्त व्यक्तियों को अपना जो सप्तम भाव है यानी कि जो शादी वाला घर है उस घर के स्वामी का एक वैदिक यंत्र स्थापित करके उस सप्तमेश के मंत्रों का नियमित जाप करना चाहिए, तो शीघ्र ही उसको विवाह के अच्छे योग बनेंगे। आप एक मंत्र का और जाप कर सकते हैं, पत्नी मनोरमाम देही मनोवत्राणु सारणीम। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इसके काफ़ी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। विशेष उपाय को लेकर और आगे बात करें तो सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर कन्या के लिए उपाय है 5 नारियल चढ़ाने चाहिए और ओम श्रीम प्रदाय श्रीम नमः इस मंत्र का
5 माला जाप करना चाहिए। निश्चित रूप से इसके काफ़ी अति शीघ्र परिणाम देखने को मिलते हैं, सुखद परिणाम देखने को मिलते हैं। अविवाहित जो जातक हैं उनको शीघ्र विवाह के लिए एक गुरु का वैदिक यंत्र लगा करके गुरु के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इसका प्रतिदिन 1 माला आप जाप कर सकते हैं। और मांगलिक दोष वाले व्यक्तियों को मूंगा रत्न से बनी हुई एक हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करके इस मूर्ति के सामने मंगलवार को या फिर प्रतिदिन ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः इस मंत्र का नियमित जाप करना चाहिए। ये तो हो गए वो मंत्र जिससे कि उपाय हो पाएगा, लेकिन ये भी कई बार अक्सर देखने को मिलता है कि विवाह के बाद में कई बार टकराव की भी स्थिति बन जाती है, अलगाव की भी स्थिति बन जाती है। वो स्थितियां कैसे बनती हैं, और अगर ऐसी स्थितियां बनती भी हैं तो क्या उनसे भी कोई निजात का ऐसा कोई उपाय है? जी देखिए, वैवाहिक जीवन में जो सामंजस्य है उसमें भी कमी ग्रहों के माध्यम से ही देखने को मिलती है। ऐसे बहुत सारे जातक या जातिकाएं हैं जिनके ग्रहों के माध्यम से बड़े आसानी से बताया जा सकता है कि इस व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में परेशानी रहेगी। अब वो कम ज़्यादा उसको अपन उपाय के माध्यम से, एक बेहतरीन कुंडली मिलान के माध्यम से अपन उसको देख सकते हैं। पुरुष जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह विवाह का कारक और चंद्र ग्रह वैवाहिक सुख को दर्शाता है। इसी तरीके से महिलाओं की कुंडली में गुरु ग्रह विवाह का कारक है और मंगल ग्रह वैवाहिक सुख को दिखाता है। जब जातकों की कुंडली में चंद्रमा, मंगल, गुरु और शुक्र ग्रह के साथ ही सप्तम भाव यानी कि शादी वाला घर कमजोर स्थिति में होता है, पीड़ित होता है, तो निश्चित रूप से उन व्यक्तियों को कम ज़्यादा वैवाहिक सुख में परेशानियां देखने को मिलती है। जब व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह राहु अथवा शनि के साथ में शादी वाले घर में बैठा हो यानी कि सप्तम भाव में बैठा हो, ये सभी जो ग्रह हैं अलगाववादी ग्रह हैं। तो शादी वाले घर में जितने अलगाववादी ग्रह आएंगे, जितने क्रूर ग्रह आएंगे, उतनी ही परेशानी देखने को मिलेगी। और इनके साथ ही शुक्र ग्रह भी कमजोर अवस्था में छठे भाव में बैठा हो। काल पुरुष की कुंडली में बैठा हुआ छठे भाव का शुक्र कभी भी शुभ फल नहीं देता है और शुक्र वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में अलगाव, परेशानी और एक स्थिति में जाकर तलाक के योग भी देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार से जब व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव में राहु जो कि प्रेम का घर है और शादी वाले घर में क्रूर ग्रह मजबूत स्थिति में बैठे हों और इसके साथ ही सप्तम और पंचम भाव काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हों या पीड़ित हों, तो ऐसी स्थिति में भी वैवाहिक जीवन में प्रेम को लेकर के परेशानी देखने को मिलेगी और आपको अलगाव भी देखने को मिल सकता है। जब व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी यानी कि शादी वाले घर का स्वामी छठे भाव यानी कि शत्रु और रोग भाव में जाकर के बैठे या फिर वो 12वें भाव में जाकर के चला जाए और वो पीड़ित होता है, इसके साथ ही शुक्र और चंद्रमा भी कमज़ोर स्थिति में हो, तब भी वैवाहिक जीवन में आपको काफ़ी परेशानी और अलगाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। जब व्यक्ति की कुंडली में शादी वाले घर का स्वामी यानी कि जो सप्तमेश है और 12वें भाव का स्वामी आपस में संबंध बनाते हैं और इनके साथ ही सप्तम भाव कमज़ोर हो, तो ऐसी स्थिति में भी वैवाहिक जीवन में आपको अलगाव देखने को मिल सकता है, कुछ तलाक के योग बन सकते हैं। इसी प्रकार से चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी ग्रहों के कमज़ोर स्थिति में होकर 6, 8, 12 में बैठने पर भी वैवाहिक जीवन में परेशानी देखने को मिलती है, क्योंकि जो चौथा घर है वो भी वैवाहिक सुख को दर्शाने वाला होता है। आगे बात करें तो जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह के साथ में पाप ग्रहों का 6, 8, 12वें घर में बैठना, ये भी वैवाहिक जीवन में परेशानी को दिखाता है। इसी प्रकार से व्यक्ति की कुंडली में जब लग्न, सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी 12वें भाव में जाकर कमज़ोर स्थिति में बैठते हैं, तो इन स्थितियों में भी वैवाहिक जीवन में परेशानी, तलाक और अलगाव की स्थितियां बन जाती हैं। कई बार योगेश जी ऐसा भी होता है कि किसी किसी व्यक्ति के जीवन में दूसरे विवाह का भी योग बनता है। अब वो योग कैसे बनता है और अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो कौन सा योग है जो कि खास तौर पर कुंडली में देखना चाहिए? जी 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 देखिए, जब वैवाहिक जीवन में परेशानी देखने को मिलेगी, अलगाव देखने को मिलेगा, तो व्यक्ति फिर सुकून की ओर आगे बढ़ना चाहता है। आज परिवेश में देख रहे हैं कि जो अकेले रह रहे जो लोग हैं शादी के बाद में, वो दूसरे विवाह का प्रयास करते हैं, तो फिर कुंडलियाँ आती हैं और उनमें हमको ये सब देखना होता है। तो जो दूसरा विवाह है कुंडली में, वो व्यक्ति के नवम भाव यानी कि वो भाग्य स्थान से देखा जाता है।
अगर व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव से ज़्यादा मजबूत अगर भाग्य स्थान का स्वामी है तो फिर हम मान सकते हैं कि उसका जो आगे जो किया जाने वाला दूसरा विवाह है वो सफलता की ओर आगे बढ़ेगा, एक चीज़। दूसरा, जो व्यक्ति की कुंडली में तलाक की ओर या वैवाहिक सामंजस्य में कमी की ओर ले जाने वाले ग्रह हैं उनको समाधान करना चाहिए। अब कुछ योगों की बात करें कि कुंडली में दूसरे विवाह के योग कैसे होते हैं, तो बात कर लेते हैं। ज्योतिष के अनुसार यदि व्यक्ति का नवम भाव मजबूत है तो फिर उसके जीवन में किए जाने वाला जो विवाह है निश्चित रूप से आपको ठीक दिखाई देगा। व्यक्ति के दूसरे विवाह की सफलता के लिए उसका नवम भाव काफ़ी मजबूत होना चाहिए, उसकी स्थिति पहले की तरह कमज़ोर नहीं हो। राहु और केतु ग्रहों को पाप एवं क्रूर ग्रह माना गया है। इनकी सप्तम भाव में स्थिति और सप्तम इसके कमज़ोर होने पर व्यक्ति के दूसरे विवाह की संभावना बनती है। उसकी वजह यह है कि जब ये अलगाववादी ग्रह शादी वाले घर में जाएंगे तो ये तलाक की ओर व्यक्ति को आगे खींचते हैं और फिर व्यक्ति दूसरे विवाह की ओर आगे बढ़ता है। जब व्यक्ति की कुंडली में शादी वाले घर में सूर्य और चंद्रमा की युति होती है तो ऐसी स्थिति में अमावस्या योग का निर्माण होता है और तलाक होने के कारण व्यक्ति फिर दूसरे विवाह की ओर आगे बढ़ता है। मंगल ग्रह भी अचानक से आक्रामक बनाने वाला ग्रह माना जाता है। इस मंगल ग्रह के व्यक्ति की कुंडली के सप्तम या अष्टम भाव में पाप ग्रहों से युक्त होने पर भी वैवाहिक जीवन में परेशानी के कारण व्यक्ति दूसरे विवाह की ओर आगे बढ़ता है और उसके योग बनते हैं। सप्तम भाव में मंगल और शुक्र की युति होने पर व्यक्ति के अन्य लोगों से भी संपर्क में आने की काफ़ी संभावनाएं बनती हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने खुद की ही वजह से वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा करता है और विश्वास की कमी के कारण व्यक्ति का तलाक होता है और शुक्र और मंगल की युति के कारण व्यक्ति फिर से वैवाहिक जीवन में बंधने का प्रयास करता है और उसका दूसरे विवाह की संभावनाएं बनती हैं। जब व्यक्ति की कुंडली के सप्तम भाव में शनि हो और अष्टम भाव में पाप ग्रह विद्यमान हो तब भी उस जातक के जीवन में दूसरे विवाह की काफ़ी प्रबल संभावनाएं बनती हैं। इसी प्रकार से व्यक्ति की कुंडली के सप्तम और एकादश भाव के स्वामी ग्रहों की द्वादश यानी कि वह भाव में एक साथ युति हो, यानी सप्तमेश और एकादश भाव का स्वामी वह स्थान में जाकर के बैठ जाएं तो वैवाहिक जीवन में ये परेशानी पैदा करेंगे और इसी के कारण से व्यक्ति के जीवन में दूसरे विवाह की संभावनाएं बनेंगी। जातक की कुंडली में इन स्थितियों के बाद भी यदि कुंडली में सप्तम भाव जो कि शादी का घर माना गया है, शुक्र जो कि पत्नी का कारक है, चंद्रमा वैवाहिक सुख और प्रेम देता है और गुरु भी शादी से जुड़ा हुआ ग्रह है, अगर ये मजबूत है तो क्रूर ग्रहों का दुष्परिणाम तो जीवन में देखने को मिलेगा। व्यक्ति वैवाहिक जीवन को लेकर परेशान तो रहेगा, लेकिन अप डाउन की स्थिति को देखते हुए जीवन में बिना तलाक और दूसरे विवाह के भी वो उनका जीवन आपस में चलता हुआ दिखाई दे सकता है। इसी प्रकार से जब भी व्यक्ति को जीवन में प्रेम और वैवाहिक संबंधों को लेकर अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है, तनाव महसूस हो रहा है, तो उस व्यक्ति को सप्तम भाव और पंचम भाव के जो हस्त से निर्मित वैदिक यंत्र हैं उनको स्थापित करके एक तो उनका जाप करना चाहिए। पंचम भाव प्रेम का माना गया है, अगर आप पंचम भाव का हो सकता है तो पंचम भाव का स्टोन जरूर पहने। पंचम भाव हमारे इष्ट देव का भी रहता है तो आप पंचम भाव के वैदिक मंत्रों का जाप करें। एक भाग्य स्थान के भी मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। जी चलिए, ये आपने तमाम उपाय बताए हैं और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि उपाय कहीं ना कहीं जिस भी व्यक्ति को अभी आवश्यकता होगी, कोई भी नए जीवन में अगर प्रवेश करने चाह रहा हो और वो अगर ये उपाय करे तो वो उपाय उसके लिए कारगर सिद्ध हो और उसका जो नए जीवन की शुरुआत होने वाली है, दाम्पत्य जीवन, वो सुख शांति से आगे बीते। बहुत शुक्रिया आपका योगेश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और आप तमाम दर्शकों के लिए भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप हमारे साथ में जुड़ते हैं और ये तमाम बातें सुनते हैं, समझते हैं, और आपके जीवन में किसी भी तरीके से सुख आ पाए और जीवन खुशहाल बना रहे, इसी की जुगत में हम लगे रहते हैं। बहुत शुक्रिया।